Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on daily news analysis where we are going to look at the most important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I begin, let's look at the comment box and let's look at the question which you have answered, and if you have any other questions, so let's look at. So कनिष्क अग्रवाल ने पूछा है सर I4C in which year 2018 और 2023. So I have incorporated a slide आपकी I4C से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से हम इसका आंसर करेंगे बिकॉज यहाँ पे 2023 एक्चुअल में कुछ भी उसके रिलेशन है नहीं इसका. देवांशी ने पूछा सर प्लीज प्रोवाइड लिस्ट ऑफ इंडियंस हु वॉन बुकर प्राइज इन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. सो आई ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड अ लिस्ट की कौन कौन ने बुकर प्राइज विन करा और किस किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज विन करा इंडियंस में. सुमन गुप्ता ने हमारे पिछले सेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर्स करें. कलर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्लैग इज ब्लू विच इज डिजाइन्ड बाय एनआईएफटी दिल्ली विच कंसिस्ट ऑफ अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद अ संस्कृत वर्स यतो धर्मस्तो जय. सो बिल्कुल सही है. इनका जो आपके सुप्रीम कोर्ट का मोटो है वो उस पर लिखा हुआ है. इसके अलावा देर इज अ ओपन बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बुक दिखाई हुई है. उसमें देर इज द फेमस बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन को जो रिप्रेजेंट करता है एंड प्लस अशोक चक्र है जो हमारी हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को और हमारे लीगल बैकग्राउंड को यहाँ पे शोकेस करता है. नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चटर्जी. ये भी सही जवाब है इनका. नक्सलिज्म पे मैंने आपसे सवाल पूछा था बिकॉज लास्ट टाइम भी नक्सलिज्म पे न्यूज थी बट आई सेड कि यू ओनली आंसर, सो आई आस्क्ड यू अ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस और आपने सही आंसर दिए हैं. नक्सलिज्म स्टार्टेड इन 67 फ्रॉम विलेज नक्सलबारी, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. फाउंडर ऑफ नक्सलिज्म वाज सिलीगुड़ी ग्रुप. तो द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट स्टेट्स दैट आर मोस्ट अफेक्टेड वर छत्तीसगढ़ फॉलोड बाय नॉट वर. Currently also they are impacted by left wing extremism. तो छत्तीसगढ़ है followed by उड़ीसा, मध्य प्रदेश and झारखंड. Writ jurisdiction of High Court comes under Article 226. That is also correct. ब्रिक्स समिट है वो हेडक्वार्टर है आपकी कजान रशिया के अंदर में और इसकी जो समिट है वो आपकी वेरी सुन इन अ डे और टू दिस बिगिन. IOM International Organization for Migrants established in the year 1951 with headquarter in Geneva, Switzerland. तो ये सुमन गुप्ता ने सारे आंसर सही दिए. सो हम एक बार कनिष्क अग्रवाल और देवांशी शेखावत के आंसर्स कर देते हैं. सो कनिष्क अग्रवाल आपने पूछा था कि आपका जो ये I4C है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ये 2018 में बना है या 2023 में. तो दोनों ही ईयर्स में ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है. तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि I4C की जो स्कीम थी वो 2018 में अप्रूव करी गई थी. सो इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को अप्रूवल 2018 में मिला था बट I4C ओपन कब हुआ था? इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ये ओपन कब हुआ था? सो इट वाज ओपन इन द ईयर 2020, जनवरी और 2020 के अंदर में. ऑनरेबल होम मिनिस्टर उस टाइम अमित शाह आपके जो होम मिनिस्टर थे, करंटली भी वही हैं, उन्होंने इसका जो सेंटर है वो ओपन करा था. तो आपका जो I4C है ये न्यू दिल्ली के अंदर में 2020 में जाके ओपन हुआ था. Okay, so it opened in New Delhi in 2020. I have also incorporated photograph. Cyber fraud calls को अगर आपको रिपोर्ट करना है तो द नंबर इज 1930. सो आपको अगर रिपोर्ट करना हो तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका एक वन लाइनर हो जाएगा. साइबर फ्रॉड कॉल्स के लिए जो आपका नेशनल हेल्पलाइन नंबर है वो है 1930. ओके, सो 2020 ईयर इज द आंसर फॉर I4C. ओके, नेक्स्ट पे आपके बुकर प्राइज और आपके इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अवार्ड विनर्स कौन से हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड बिकॉज मेनी अ टाइम देयर इज अ कंफ्यूजन कि बुकर प्राइज क्या होता है और आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज क्या है और मैन बुकर प्राइज क्या है. तो पहले तो ये समझिए कि आपका जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसी का ही प्रीवियस नेम वाज मैन बुकर प्राइज. इसको पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज बोलते थे और यहाँ पे मैन जेंडर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, इट वाज अ कंपनी जो इसको स्पॉन्सर करती थी. ओके, सो 2016 के बाद से आपका इसका नाम यहाँ से मैन वर्ड हट गया और अब हम इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज बोलने लग गए. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में डिफरेंस क्या है. सो बुकर प्राइज जब आपके कॉन्सेप्चुलेट हुए थे उस टाइम में जो बुकर प्राइज होता था दिस वाज ओनली गिवन टू दोज वर्क विच वर इन इंग्लिश, those work which were in English and those work which were published in UK, which means कि the novel should be in English,
एंड उस पर्टिकुलर नोवेल का पब्लिश जो है वो यूके में होना चाहिए, पब्लिशिंग मतलब यूके में अवेलेबल होनी चाहिए, ये आपका क्राइटेरिया होता था इस पर्टिकुलर चीज के लिए। मोर ओवर इन द बिगनिंग द बुकर प्राइज नॉमिनेशन, जो आपके नॉमिनेशंस होते थे, दोज वर जस्ट लिमिटेड टू द कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यूके, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। सिर्फ इन कंट्रीज के ही जो आपके ऑथर्स होते थे सिर्फ वो ही इसके लिए एलिजिबल होते थे। बट इसको 2014 के बाद इसको पूरे ऑल ओवर आपका वर्ल्ड भी कर दिया गया। सो अब यहाँ पे आपके इंटरनेशनल वर्ड नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था? सो जब ओरिजिनली ये दोनों आपके कंसेप्चुलेट हुए तो बुकर प्राइज विनर्स जो या बुकर प्राइज जो अवार्ड होता था, इट वाज ओनली प्रोवाइडेड टू people who were from this Commonwealth countries and India and your UK, your Ireland and your Zimbabwe। और आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो होता था इट वाज फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये पूरे वर्ल्ड में मिलता था। बाद में जब हमने इसको भी इंटरनेशनल कर दिया तो हमने दोनों में डिफरेंशिएशन करा कि यहाँ पे तो जो ओरिजिनल वर्क होते हैं इंग्लिश के उनको हम अवार्ड करते हैं, और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है इसमें जो ट्रांसलेटेड वर्क होते हैं उनको हम यहाँ पे अवार्ड करते हैं। So this is the main difference between International Booker Prize and your Booker Prize. Booker Prize is an award for works, for novel works or poems, poetry, etc., which are originally in English only. And your International Booker Prize is actually awarded for translated work translated into English. ठीक है, तो इस तरीके हैं। और आपके इंडियन के विनर्स कौन है? एक हमारी हैबिट रही है, बिकॉज हमारे बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं वो बाहर जाके कंट्रीज में बस जाते हैं, और इनिशियली वी हैव सीन कि वो वहां पे अच्छा भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर में अगर आप इमिग्रेंट्स के हिसाब से देखें तो जो सबसे प्रॉस्परस आपको ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स मिलेंगे वो आपको इंडियन अमेरिकन से मिलेंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट द केस विद यूएस, आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहां का जो रिचेस्ट आपका इमिग्रेंट ग्रुप होगा जो बाहर से आके इंडिया में, बाहर से आके किसी कंट्री में बसा है, वहां पे इट वुड बी द इंडियन ओरिजिन पीपल हु वुड बी द मोस्ट रिच और मोस्ट प्रॉस्पर। ऑब्वियसली तो यहां से भी इंडियंस अगर बाहर जाते हैं सो दे आल्सो डू गुड इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। फॉर एग्जांपल, if you would see the winners of Indian Booker Prize, starting with the first one in the year 1971, V.S. Naipaul in a Free State। तो although हम इनको Indian Booker Prize winners में ही काउंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में इनकी अगर आप सिटीजनशिप देखोगे तो वो यूके की है। नेक्स्ट इज योर सलमान रश्दी। सलमान रश्दी वॉज बॉर्न इन इंडिया, बट अगेन इनके पास में भी यूके की ही सिटीजनशिप है। 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको ये पर्टिकुलर बुकर प्राइज जो था वो अवार्ड मिला था। इसके बाद आपके 97 में इट इज अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। अगेन शी वाज द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू विन इंडियन बुकर प्राइज अवार्ड। तो पहला बुकर प्राइज अवार्ड अगर इंडियन का पूछा जाएगा सो इट वुड नॉट बी योर वीएस नाइपॉल और सलमान रश्दी, बिकॉज ये इंडियन सिटीजन्स नहीं है। अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिकली आपसे पूछे हु वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन पर्सन टू गेट बुकर प्राइज, देन द आंसर वुड बी वीएस नाइपॉल। अदरवाइज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ बुकर प्राइज इज गोइंग टू बी अरुंधति रॉय। एंड इंटरेस्टिंगली आपका पहला बुकर प्राइज भी एक लेडी ने, एक विमेन ने विन करा है, और आपका जो पहला इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, या जिसको हम पहले मैन बुकर प्राइज बोलते थे, ये भी सिर्फ एक लेडी ने एक विमेन ने ही वन करा है, और एक ही विमेन ने वन करा इस पर्टिकुलर अवार्ड को, और वो है गीतांजलि श्री। और इनकी एक टूम ऑफ सेंड करके 2022 की ही नॉवल है, आज से 2 साल पहले ही पहली ये इंडियन बनी थी जिनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड मिला है। ठीक है, रेत समाधि हिंदी में इसका था, और इसका ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में हुआ टूम ऑफ सेंड, इसके लिए गीतांजलि श्री को आपका इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 में हुआ। सो इसके अलावा किरण देसाई अगेन फ्रॉम इंडिया ओनली, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस करके 2006 का जो इनका नॉवल है, इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला था। और अरविंद अडिगा की द वेरी फेमस द व्हाइट टाइगर 2008 में, इनको भी इंडियन बुकर प्राइज मिला है। सो अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? हाउ मेनी इंडियंस हैव वॉन बुकर प्राइज एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज? सो इंडियंस का अगर सवाल आएगा तो 1 2 3 4 लोग हैं जो आपके इंडियंस हैं जिनको मिला है। बट हाउ मेनी पीपल ऑफ इंडिया और इंडियन origin, or how many people of Indian origin have won this particular award, Booker Prize and your international Booker Prize? Then the answer would be 6 people. 6 people have won, 5 these people and 1 Gitanjali. 6 people of Indian origin have won this particular award. How many people have won Booker Prize of Indian origin? Then the answer would be only 5. ओके, सो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मोर ओवर यू शुड नो द नॉवेल्स जिनके लिए इनको ये बुकर प्राइज मिला है, वेरी फेमस नॉवेल्स। वेन एवर यू गेट टाइम आफ्टर यू आर डन विथ योर क्लैट प्रिपरेशन, माई एडवाइस वुड बी ये सारे नॉवेल्स आप पढ़ सकते हो। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, तभी इनको बुकर प्राइज मिला है। तो ये मेरा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग बुकर प्राइज अवार्डीज एंड योर इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्डीज ऑफ इंडिया। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आगे मूव करते हैं। विकास XCN3U ने
आपके बहुत ही लंबा एक मेरे से एडवाइस मांगा है। सो एक बार इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर, न्यूज़पेपर एनालिसिस कब तक देखना? मैं 1 जनवरी से क्लासेस ले रहा हूं और लैपटॉप डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि यूट्यूब एनालिसिस देखते देखते कुछ और चल जाता है और फिर लूप, और मैं एंड में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के डिस्ट्रैक्शन को परमानेंट बंद करना चाहता हूं। लास्ट ईयर भी अक्टूबर 7 तक का ही पेपर में आया था और एक टास्क भी कम होगा। ओके, सो वी फील यू विकास कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इवन एट दिस स्टेज आई ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम कि मैंने ओपन जो इंटरनेट है किसी और चीज को रिसर्च करने के लिए किया था, बट मैं पढ़ कुछ और ही रहा हूँ, देख कुछ और ही रहा हूँ, और बिफोर आई रियलाइज कि कितना टाइम हो चुका है, 1-1.5 घंटा निकल जाता है। सो आई अंडरस्टैंड कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके लैपटॉप्स, मोबाइल से कितने डिस्ट्रैक्टिंग हो सकते हैं। एंड इट इज एडवाइस टू ऑल ऑफ यू अदर्स ऑल्सो कि प्लीज आप अपने डिस्ट्रैक्शन को जितना कम करेंगे, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। सो वन थिंग विच यू कैन डू इज, इफ यू हैव नॉट डन इट एज ऑफ नाउ, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम लेट्स से व्हाट्सएप, स्टिल अगर व्हाट्सएप भी आप यूज नहीं करते हैं, आपके काम का नहीं है, तो आप एटलीस्ट एग्जाम तक 3 दिसंबर तक, या आई वुड से कि फर्स्ट तक के लिए कर लीजिए, बाद में एग्जाम के आसपास आप ओपन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट तब तक आप उन सबको एक बार का डीएक्टिवेट कर दीजिए, आप उनको एक बार का डिलीट कर दीजिए आपके उससे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर द नेक्स्ट मंथ और 2, ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला है। सो प्लीज आप एटलीस्ट इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इस टाइप के जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, एटलीस्ट इनको आप प्लीज क्लोज कर सकते हैं। सो अगेन न्यूज़पेपर, माय यूजुअल एडवाइस इज कि आप नवंबर 10 तक देखिए, एटलीस्ट ट्राई करिए नवंबर 10 तक का। ऑल्दो लास्ट ईयर इन्होंने लिखा है कि अक्टूबर 7 तक का है। भाई अक्टूबर 7 को तो अटैक स्टार्ट हुआ था, इजराइल हमास का ये बात करें जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, अक्टूबर 7 को तो आपका अटैक स्टार्ट हुआ था। उसमें जो क्वेश्चन थे वो प्रॉब्ली एग्जामिनर ने जहां पे देखे हैं वो अक्टूबर 15-20 तक के होंगे कम से कम। सो यस, अक्टूबर 15-20 तक तो क्वेश्चन मान के चलिए ही कि आपका आ सकता है। सो अभी आज के जो दिन है आज तक का, तो ये आपका इंपॉर्टेंट ही है। नवंबर 10 सबसे सेफेस्ट बैट होगा, थोड़ा सा कम आपको करना है। सो एटलीस्ट अक्टूबर तो आप प्लीज कंप्लीट कर ही लीजिएगा। सो अक्टूबर 31 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, अक्टूबर 31 तक का न्यूज़पेपर जो है आप रीड करिए, चाहे 1 नवंबर से आप बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं। और इन केस यू वांट टू प्ले अ सेफ बैट, नवंबर 10 वुड बी द लास्ट डेट जिस तक आप कर सकते हो। बिकॉज डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप सिर्फ क्लैट दे रहे हो, आई होप कि आपका क्लैट में हो जाए, बट हमें एलेट भी देना है, हमें बाकी एग्जाम भी देना है जो इसके बाद में होंगे। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की जो हैबिट है आप अक्टूबर 31 या नवंबर तक कंटिन्यू करिए, फिर नवंबर के बाद आप दिसंबर तक उसको स्टॉप कर सकते हैं, दिसंबर 7 तक जब तक आपका एलेट होता है। उसके बाद अगेन पिक अप दिस हैबिट अगेन कि आपका न्यूज़पेपर डेली रीड करने का, बिकॉज दिस शुड बी अ लाइफ लॉन्ग हैबिट। ठीक है, तो याद रखना कि ये न्यूज़पेपर रीडिंग और ये जो आपका एग्जाम है, ये बस एक स्टेप है आपके लाइफ के प्रोसेस के अंदर में। ये एक्टिविटीज आपको आगे भी कंटिन्यू करनी है, एंड बिलीव मी, इन 5 years 6 years you would see a very much change in your personality itself। Okay, so November 10 और October 30th तक I would advise, if it is getting so distracted for you तो आप October 31st तक का पढ़ लीजिए, but I wouldn't suggest कि आप अभी October 2021 पे जाके इसको अब अभी से आपका इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर रीडिंग को आप स्टॉप करें। ठीक है, अब इसके बाद इनका नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इन्होंने एक पूरा लिखा है, मैंने इसको 1-2 बार ढंग से रीड करा कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, और इन्होंने मुझे एडवाइस भी दी कि प्लीज इसको इग्नोर मत करना बिकॉज आई नीड सीरियस एडवाइस। और यहाँ पे आई थिंक ही इज अ क्लैट स्टूडेंट ओनली बिकॉज ही वॉन्ट्स कि मैं इनको एक स्ट्रैटेजी बताऊं, रिवीजन स्ट्रैटेजी, जिससे वो चीते की तरह 11 दिन में 3 बार जीके मंत्रा को, सारे इनके हैंडआउट्स को, और प्लस इन्होंने 1 जनवरी से सारे न्यूज एनालिसिस बनाए। आई एम सो ग्लैड कि आपने न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाए 1 जनवरी से। अगर आप बाकी स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर सकते हैं उनको नोट्स देखें, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो। बट इनके पास इतना सारा है, तो आई डिड सम मैथमेटिक्स कि भाई कितना कह रहे हैं आप, तो आपके पास करीब जनवरी से सितंबर तक की 9 जीके मंत्रास हैं, आपके पास अक्टूबर 1 तक के 19 हैंडआउट्स हो जाएंगे आपके मंथली के, 2 मंथ्स के 2 होते हैं आपके, प्लस मंथ में 30 डेज आपके, अगर ऑन एन एवरेज मैं लेता हूं 30 डेज में 4 संडेज हम रिप्लेस कर दें तो 26-25 डेज, तो मैं कह सकता हूं आपके पास 25 डेज का आपके पास में न्यूज एनालिसिस होना चाहिए, और 10 महीने का मान लेंगे तो 250 पेजेस या 250 डेज का आपके पास मटेरियल है। अब आप चाहते हैं कि ये आप 11 डेज के अंदर में आप इंटू 3 टाइम्स इसको रिवाइज कर लें। सो आई डाउट इट कि आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बट अज्यूमिंग कि अगर आपने पहले सब रिवाइज करा हुआ है, सो इट इज पॉसिबल कि एक दिन में आप एटलीस्ट 2 जीके मंत्रा प्लस 2 एटलीस्ट 1 महीने के जो 2 आपके पूरे मंथली कंपेंडियम होता है वो कर सकते हैं, और प्लस आप 25 डेज
कि ये कर सकते हैं, बिकॉज 25 इंटू 10 से डिवाइड करके आप इस टाइप से कर सकते हैं कि 25 डेज का आपको रिवीजन करना है, जनवरी के आपके नोट्स हो गए। तो आप करीब ये मान लीजिए कि आप अगर एक दिन में इतना कर सकते हैं तो 10 दिन में आपके एटलीस्ट एक रिवीजन आप कंप्लीट कर पाएंगे, अगर आप हर दिन एक महीना ले लें। सो माय एडवाइस वुड बी कि आप 11 दिन में 3 बार रिवीजन ना सोच के, मैं कहता हूं कि आप 6 बार, 7 बार, 8 बार, इस तरह से 15 दिन में रिवीजन करिए। कैसे कर सकते हैं? सिंपली कि आपने जो इस फर्स्ट डे को कंप्लीट करा है, अगेन ये सिर्फ आपके लिए एक प्रोस्पेक्टिव है, अगर आप इतना कर पाते कहीं पे भी जरूरी नहीं है, बट आई वुड से कि स्टार्ट करना आप इन मंथली मैगजीन से, दोनों आपके मंथली मैगजीन से फिर जीके मंत्रा पे मूव करना और जीके मंत्रा से मूव करना फिर आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस पे। और इसका एक सिंपल एजेंडा ये है कि मंथली मैगजीन्स की आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं दोनों, ऑल्दो जीके मंत्रा की भी हुई है आपकी क्लासेस, बट आपको 2 मंथली मैगजीन की प्रॉपर आपकी क्लासेस होती हैं, आपके टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं, आपके प्रॉपर नोट्स होते हैं उसके अंदर में, तो ये आपको सबसे इजीली और सबसे जल्दी हो पाएंगे। इसके बाद सबसे रेलिवेंट मटेरियल जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल, वो इसी में ही होता है। उसके बाद वंस यू आर डन विद इट, देन यू हैव टू मूव टू द जीके मंत्रा। तो अगर आप एक दिन में 2 जीके मंत्रा कर पाते हैं तो करिए, नहीं तो एक पे ही अपने आप को स्टॉप कर लीजिए, बिकॉज आई कैन से कि आप 10 घंटे पढ़िए। अगेन मैं यहां पे ये भी अज्यूम कर रहा हूं कि आप 10 आवर्स के स्टडी आवर्स कंप्लीट करेंगे, तभी ये सब हो पाएगा। ओके, सो अब आप अगर 10 आवर्स पढ़ पा रहे हो और इट इज पॉसिबल, आपने बताया आप स्कूल भी नहीं जाते हैं, तो 10 घंटे इज नॉट अ बिग डील कि 10 घंटे में प्लस मैं अगर आपके 8 घंटे भी सोने के लगा लूं तो भी 18 आवर्स होते हैं। यू आर स्टिल लेफ्ट विद 6 आवर्स टू डू अदर हाउस होल्ड कोर्स। तो आपको अगर कुछ और भी करना है, आप अगर फिजिकली एक्टिव हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज भी करिए, तो आप सब कुछ भी करते हैं तो भी 10 आवर्स एक दिन में, अगर आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं तो 10 आवर पढ़ाई के लिए आराम से निकाले जा सकते हैं। उसके अलावा 6 घंटे आपके पास और हैं, तो इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 घंटे रोज देते हैं तो आई वुड से कि आप इतना रखिए, प्लस आई वुड से कि इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं, विच ऑल ऑफ यू कैन फॉलो ऑल्सो, कि आपके जनवरी के अंदर में हर संडे को 4 मॉक्स हुए होंगे। 4 मॉक्स हुए होंगे, क्लैट प्रेप के मॉक्स जो हुए थे आपके 4, उन 4 मॉक्स को भी आप रिवाइज करिए। सो माय एडवाइस वुड बी कि जस्ट डोंट लिमिट योरसेल्फ टू डूइंग ओनली दिस टास्क। आपके जो 4 मॉक्स हैं उन चारों मॉक्स को रिवाइज करिए। एंड द गुड थिंग अबाउट रिवाइजिंग दिस मॉक्स इज, एनालाइजिंग दिस मॉक्स इज, कि इसके अंदर में आप सिर्फ आप जीके नहीं कर रहे हैं, आप सारे के सारे पोर्शन हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं, अगर आप एकदम आइडियलिस्टिक ही एक शेड्यूल चाहते हैं, तो आप ये 4 टास्क करिए। तो आप 10 दिन के अंदर, 10 नहीं आप 15 दिन का रखिए, 15 दिन के अंदर में आप पूरा का पूरा जो आज तक का आपका मटेरियल है उसको एटलीस्ट आप 6 से 7 बार रिवाइज कर पाएंगे। और वो 6 से 7 रिवीजन कैसे होंगे कि आपने लेट्स से इसको एक ही जीके मंत्र रख लेते हैं, सेकंड डे में आप एक और जीके मंत्र उठाएंगे, आप उस महीने के 2, लेट्स से आप जनवरी था या फरवरी के 2 महीने के आप ये उठाएंगे, प्लस आप अब 25 से 26 डेज के आपके डेली न्यूज एनालिसिस के जो पेजेस हैं उनको पिकअप करेंगे, और प्लस आपका जो ये फर्स्ट डे का शेड्यूल था, फर्स्ट डे में आपने जो पढ़ा है इसको आप रिवाइज भी करेंगे। रिमेंबर दिस, अगर आप डेली रिवीजन करते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप रिवीजन नेक्स्ट डे ही करते हैं, तो इस पर्टिकुलर रिवीजन का जो टाइम होगा इट वुड बी वेरी वेरी लेस। कई जगहों पे सिर्फ आप पेजेस को आपको सिर्फ इधर से उधर पलटना ही है और उसमें ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मोर ओवर वी आई हैव ऑलरेडी एडवाइस कि जब भी आप रिवीजन करते हैं, ट्राई टू रिवाइज यूजिंग योर इंडेक्स। इंडेक्स को यूज करके रिवाइज करिए, जो सामने इंडेक्स देता है उसमें ही टॉपिक्स को गो थ्रू करिए। यू वुड रियलाइज कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जो टॉपिक आपको याद नहीं आ रहा है उसके बाद उसको ओपन करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए क्या है। मोर ओवर एक और एडवाइस मैं देता हूं जिससे आपका जो रिवीजन है आप सबके लिए वो इजी हो सकता है। यू शुड नो दिस कि जनवरी से आई वुड से एटलीस्ट जून तक जो आपके फर्स्ट 6 मंथ हैं, यहाँ पे आपके जो वन लाइनर्स होते हैं, जो आपकी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है बाय द टाइम अक्टूबर नवंबर, यू कैन ऑल्सो फील इट। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होंगे यू वुड ऑल्सो फील इट कि अब कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे आ चुके हैं और आपके पेपर पैटर्न के अंदर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने के चांस ज्यादा होते हैं। तो जनवरी से जून मंथ के जो वन लाइनर्स हैं, बहुत कम इंपॉर्टेंट अब आपको लग रहे हैं, उनको आप कम प्रायोरिटी पे रखिए। तो आप एक क्या चीज कर सकते हैं, विच इज द यूजुअल एडवाइस, कि आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं P1, P2, P3 में। ओके, तो प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स वो हो जाएंगे जिनको यू नो कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आप जितने फैक्ट्स आपको याद हो सकते हैं आप याद करिए। प्रायोरिटी टॉपिक्स वो होते हैं जहां पे अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड होती है और
इसके अंदर में वो वन लाइनर्स भी आ जाएंगे जो आपको रेगुलरली रिवाइज करके याद करने हैं। और P3 टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसके बिकॉज आपका सिलेबस कहता है कि जनवरी मंथ के आएंगे, तो यस वो सारे टॉपिक जनवरी मंथ से हैं, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यस यू आर गोइंग टू रीड इट, बट यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डेटा। तो जो पुराने आपके जनवरी जून के वन लाइनर्स वो P3 की कैटेगरी में फॉलो करना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप इस तरीके से रिविजन करेंगे, आई कैन बी वेरी श्योर कि आप 15 डेज के अंदर, प्रोवाइडेड कि आप अपने इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो कर पाते हैं, तो इट्स अ आइडियलिस्टिक शेड्यूल, इससे कम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप फर्स्ट डे में कंप्लीट कर पाओ, सेकंड डे में उतना ही करना है, उसी टाइप से करते जाइए। 25 डेज का नहीं हो रहा है, 15 दिन का हो रहा है, 15 दिन का कर लीजिए, कोई बात नहीं। 10 की जगह 15 नहीं तो 20 दिन में होगा, बट यू नो दिस कि अब 20 दिन के अंदर में आपका सारा जीके पूरा रिवाइज हो चुका है। एटलीस्ट आपका जो स्टडी मटेरियल वो आपने रिवाइज कर लिया, विच इज अ बिग टास्क। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। P1, P2, P3 से अपना मार्किंग डाउन भी करते रहिए सारे टॉपिक्स को, बिकॉज इसके बाद जब आप एग्जाम के एकदम पास में भी रिवाइज करेंगे तो यू नो दिस कि आपको किस कैटेगराइजेशन के बेसिस पे रिवीजन करना है। ओके, आई होप Vikas and others also who are watching this, they are also getting an idea कि कैसे वो अपने scheduling को कर सकते हैं। This is a very idealistic schedule, but still if you are serious about your exam, I know दिवाली साल में एक बार आती है, बट दिवाली हर साल आती है, बट आपका क्लैट का एग्जाम सिर्फ इस साल आएगा। तो इस बार की दिवाली की जो छुट्टियां उसको आप इस पर्टिकुलर रिविजन में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू स्टूडेंट जो अभी 12th क्लास के अंदर में है। जो आपका टाइम है, दिस इज वेरी क्रूशियल, आपको ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। मोर ओवर आई नो कि जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास में पूरा साल था पढ़ने के लिए, बट स्टिल एग्जाम का ये टाइम पीरियड जो था, एग्जाम के बिल्कुल पहले का जो महीना होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे भी आपको बहुत फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो दिस वुड बी माई एडवाइस। और इनका ऊपर इन रिगार्डिंग लास्ट टू कमेंट, बिकॉज आई डेफिनेटली कंसिडर यू एज माई मेंटर, नो बटरिंग। ओके, थैंक यू विकास। आई ऑल्सो थिंक कि भाई जो भी कुछ भी अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प. Others also, if you have any doubt, any feedback, you can always provide in the comment box. Moreover, if you are a CLAT Prep student, you have access to me personally, you can always come to us and get personal mentoring from us. तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद अदिति मिश्रा 77 सर प्लीज एक्सप्लेन रशिया यूक्रेन इशू. तो यस, एक बार का रशिया यूक्रेन इशू भी हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें भी गो थ्रू कर लेते हैं हम आपको. बट इससे पहले हम जब रशिया यूक्रेन डिस्कस करें उससे पहले एक बार हम बाकी के आपके कमेंट्स और आंसर देख लेते हैं. रिया जाट 4607 ने न्यू फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ब्लू कलर फीचर्स इन्होंने बताए हैं जो सारे के सारे बिल्कुल सही हैं. नक्सलबारी चारू मजूमदार, कानू सन्याल, जंगल संथल, आपका सिलीगुड़ी ग्रुप जिसको आप कह रहे हैं वो भी आपका सही हो जाएगा. आपका अशोक चक्र, पूर्वी बंसल ने ये भी हमेशा सही आंसर देती हैं. ब्रिक्स ओरिजिनली टू बी होस्टेड एट ब्राजील बट कैंसिल ड्यू टू, ओके सो यहाँ पे आपने 2025 लिखा हुआ है. ब्रिक्स ओरिजिनली टू बी होस्टेड एट ब्राजील फॉर 2024 में होस्ट करने वाला था ब्राजील, बट बिकॉज वो G20 समिट भी होस्ट कर रहा है इसलिए इट डिसाइडेड कि इट्स गोइंग टू स्किप दिस पर्टिकुलर समिट एंड वुड डू इट लेटर ऑन. क्रिकेट वाला गेम ने आपके आंसर्स दिए एंड यस उन्होंने भी सही आंसर दिए. जो नेक्स्ट समिट है आपकी वो ब्राजील में होने वाली है 2025 वाली. 24 की जो करंटली है आज से आपकी जो बिगिन होने वाली है वो पर्टिकुलर समिट आपकी कजान रशिया में कंडक्ट करी जा रही है. तो यस, ऑल ऑफ यू हैव गिवन द राइट आंसर. सो अगेन फॉर द बेनिफिट ऑफ यू ऑल एक बार फिर से हम रशिया यूक्रेन वॉर का बेसिक देख लेते हैं. तो रशिया यूक्रेन वॉर को हम एकदम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं. रशिया कहां से आता है, आपका सोवियत यूनियन और इन सब की हिस्ट्री क्या है आपकी. तो आपका जो पहले जो रशिया था, रशिया वॉज बेसिकली एन एम्पायर. तो ये आपका एक किंग एंड क्वीन का एम्पायर होता था. बट 1917 के अंदर में रशियन रेवोल्यूशन होता है. 1917 में रशियन रेवोल्यूशन होता है. देयर द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म एंड योर लेनिज्म कम्स एट द फोर. और यहाँ पे पब्लिक रिवोल्ट करती है और आपका जो रशियन एम्पायर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है. और वहां पे अब आप एक सोवियत यूनियन या एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करते हैं. तो 1917 के अंदर में हम रशियन एम्पायर से मूव करके क्रिएट करते हैं सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर. ओके, सो यूएसएसआर आपकी इनिशिएट कब बनती है, 1917 में होती है. 1922 में जो आपके आसपास की कंट्रीज हैं, रशिया एम्पायर के आसपास की कंट्री थी, इंक्लूडिंग योर लिथुआनिया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन इटसेल्फ, रोमानिया, ये सब के सब आपके यूएसएसआर का पार्ट बन जाते हैं. 2022 में हम एक कम्युनिस्ट सुपर स्टेट बनाते हैं. तो जहां पर भी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी रन करती थी वहां सब पे आप एक सोवियत यूनियन डेवलप कर लेते हो. और व्लादिमीर लेनिन जो है ये आपके पहले लीडर बन जाते हैं आपके सोवियत यूनियन के.
तो व्लादिमीर लेनिन पहले लीडर बनते हैं 1924 में। सो जस्ट 2 years लेटर जोसेफ स्टालिन जो बाद में बहुत बड़े डिक्टेटर बने, एंड ही वाज द वन हु वाज इन पावर फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। तो नेक्स्ट 30 ईयर्स तक जोसेफ स्टालिन वहां पे पावर में रहते हैं और ये अपना एक बहुत ही क्रूअल रूल वहां पे करते हैं, सारे अपोजिशन को एंड कर देते हैं और उस वजह से आपकी जो रशिया होती है बहुत ही क्लोज इकोनॉमी की तरह वर्क करती है। एंड मेनी पीपल बिलीव कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता तो सोवियत यूनियन बिकॉज ऑफ जोसेफ स्टालिन रूल ये बिल्कुल ही क्रम्बल डाउन कर जाता, ये खत्म हो चुका होता, बिकॉज अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रन कर रही थी बिकॉज ऑफ अ कम्युनिस्ट स्टेट। बट आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से उनकी इंडस्ट्रीज को एक बूस्ट मिलता है, स्पेसिफिकली डिफेंस इंडस्ट्रीज को। एक सोवियत यूनियन जो है बाद में आपका एक सुपर पावर बन के उभरता है। ओके, सो 24 में जोसेफ स्टालिन आते हैं, 39-45 में आपका वॉर स्टार्ट होता है, सोवियत बिकम्स अ मेजर मिलिट्री पावर। एंड आई जस्ट एक्सप्लेन कि सोवियत यूनियन बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज रशिया से उसको डायरेक्टली फाइट करनी पड़ रही थी यहाँ पे, तो इस वजह से सोवियत भी एक मेजर मिलिट्री पावर बन के आता है। 53 में स्टालिन की डेथ होती है और 47 से 91 में कोल्ड वॉर चलता है। व्हाट वाज कोल्ड वॉर? सो कोल्ड वॉर इज बेसिकली अ period of hostility between US and USSR, where USA wanted to create a capitalist society in the world and USSR wanted to create a communist society in the world, and दोनों अपने sphere of influence को वहां पे डेवलप करना चाहते थे। So इस वजह से दोनों डायरेक्टली तो फाइट नहीं कर रहे थे, बट पर्दे के पीछे दोनों के दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे थे। और 1991 में वी नो दिस कि इस पर्टिकुलर कोल्ड वॉर के अंदर में इट वाज द यूएसए व्हिच केम आउट एज द विक्टर साइड, और यहाँ पे यूएसएसआर जो है वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में कि आपका कम्युनिस्ट सिस्टम है, जैसा भी सिस्टम है, जो भी है, इसके जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ वर्ल्ड जहां पे आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम भी वर्क करता है। तो फाइनली 91 में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसके जो यूएसआर के बहुत सारे आपके इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रिपब्लिक होते हैं इंक्लूडिंग यूक्रेन, ये सब अब अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, दे बिकम अ सेपरेट स्टेट। तो 1991 में ही जाके आपका यूक्रेन जो है ये एक सेपरेट सॉवरेन कंट्री बन जाता है। Okay, so there is this particular map also. So let's look at this map because इसी पे हमारा सारा फोकस रहेगा। तो यूक्रेन यहाँ पे आपका बना हुआ दिख रहा होगा आपको। ओके, सो दिस इज द करंट यूक्रेन अभी आपका, और यहाँ पे मेन जो इश्यूज हैं 2014 में यहाँ पे आपको एक ये अलग से पेनिनसुला दिख रहा होगा, दिस इज द क्रीमियन पेनिनसुला। और ये जो क्रीमियन पेनिनसुला है ये 2014 में रशिया ने आर्म्ड अटैक करके, यहाँ पे प्रॉपर अटैक करके इस पर्टिकुलर रीजन को रशिया का पार्ट बना दिया था। ओके, सो रशिया का पार्ट यहाँ 2014 बना दिया था। एज वेल एज इन द ईयर 2014 अपार्ट फ्रॉम क्रीमिया देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोविंस, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज डोनबास। ओके, दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज डोनबास, और यहाँ पे दो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हो सकती हैं आपकी जिनका नाम है डोनेस्क और लुहांस्क। और डोनेस्क और लुहांस्क एज यू कैन सी कि ये बिल्कुल ही बॉर्डर करते हैं रशियंस को, रशियन टेरिटरी को, तो यहाँ पे बहुत सारी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। सो मेजरली जितने भी यूक्रेनियंस हैं और आपके रशियंस हैं, कल्चरली एथिकली दे आर क्रिश्चियंस ओनली, और इनके कल्चर बहुत सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो लुहांस्क और डोनेस्क में जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पे ये लोग भी बगावत स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल एलिज कि यहाँ पे जो रशिया है वो ही यहाँ पे इस टाइप का डिस्कंटेंट बिल्ड कर रहा था। एंड फाइनली डोनेस्क और लुहांस्क अपनी खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं और रशिया इनको सपोर्ट करता है इन द ईयर 2014 इटसेल्फ। तो 2014 में ये सब चल रहा होता है। सो यू शुड नो लुहांस्क और डोनेस्क आपके दो रीजन हो जाएंगे। जो डोनबास रीजन है, ये पूरा रीजन है, इसको डोनबास बोला जाता है, और डोनेस्क और लुहांस्क इसके 2 मेन टेरिटरी हो जाएंगे, और थर्ड टेरिटरी इसमें क्रीमिया हो जाएगा। ओके, इसके बाद 2013 पे, सो वी वर डिस्कसिंग दिस आल्सो, 91 के अंदर में आपका यूक्रेन बनता है, बट यूक्रेन आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड एटलीस्ट till this particular person, Zelensky came into picture, इससे पहले आप तक, इस क्रीमियन वॉर से पहले तक आपका जो यूक्रेन था, इट वाज टोटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया ओनली। और इनके जो उस टाइम के प्रेसिडेंट भी थे विक्टर यानुकोविच, ये आपके एक रशियन सपोर्टेड प्रेसिडेंट थे। तो ये बेसिकली हर काम वही करते थे जो प्रो रशियन ही होता था। सो 2013 के अंदर में ही डिड समथिंग विच आई थिंक इन्होंने रशिया से कंसल्ट नहीं किया था, व्लादिमीर पुतिन से, एंड ही डिसाइडेड कि अब हमें
पॉलिटिकली और ट्रेड वाइज हमें यूरोपियन यूनियन के क्लोज में आना है, तो एक ट्रेड डील करते हैं। बट बिकॉज रशिया डिड नॉट वांटेड कि यहाँ पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ी, यूक्रेन जो है वो वेस्ट के साइड में ज्यादा अट्रैक्ट हो, अनलाइक कि वो ईस्ट में रशिया की साइड आए, इस वजह से ये पर्टिकुलर डील बाद में कैंसिल कर दी जाती है बाय द पॉलिटिकल क्लास। इस पर्टिकुलर कैंसिलेशन की वजह से वहां पे यूक्रेन में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं एंड 2013 के अंदर में आपके जो वहां के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच जो आपके प्रो रशियन और प्रेसिडेंट थे आपके 2013 में, इनके प्रोटेस्ट के बाद इनको ये पर्टिकुलर प्लेस को भी छोड़ना पड़ता है, इनको यूक्रेन भी छोड़ के जाना पड़ता है। 2014 के अंदर में रशिया यहाँ पे आपके क्रीमिया को एनेक्स करके एक रिस्पॉन्स देता है और इसके बाद में मार्च 2014 में ये क्रीमिया एनेक्सेशन कंप्लीट हो जाता है। ऑब्वियसली इसके बाद में यूक्रेन बहुत प्रोटेस्ट करता है, बट स्टिल आपका 2015 तक ये कंफर्म हो जाता है कि क्रीमिया जो है अब ये रशिया का ही एक प्रोविंस बन के रह जाएगा, बिकॉज 2015 के अंदर में मिन्स्क एग्रीमेंट कराया जाता है जिसके अंदर में रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस डील ब्रोकर्ड होती है और इसको बेसिकली मीडिएट कौन करते हैं, फ्रांस और जर्मनी। और यहां पे एक आपको एक इंटरनेशनल रिलेशंस में एक आपको लेसन भी मिलता है और ये लेसन आपको भूलना नहीं चाहिए कि अगर आप कहीं पीस डील करते हो और आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को जो इस टाइप से टेरिटरी को एक्वायर करता है, अगर आप उसको कुछ यहाँ पे बेनिफिट देते हो, सो इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग, बिकॉज 2015 में आप एग्रीमेंट करते हो, 2014 के अंदर में आपका डोनबास जो रीजन है वहां पर भी इस टाइप के ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, तो 22 में वापस से आपको उसका आंसर मिल जाता है। सो आपने यहाँ पे मिन्स्क एग्रीमेंट में जो यहाँ पे आपके व्लादिमीर पुतिन ने यहाँ पे बेलिजेरेंसी दिखाई और यहाँ पे आपके क्रीमियन रीजन को एक्वायर कर लिया और आपने उसको अलाउ भी कर दिया उस पर्टिकुलर चीज को, जस्ट बिकॉज यू थॉट कि इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा, तो इट्स ऑलवेज अ रॉन्ग लेसन। द रीजन बीइंग कि आपके वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी जर्मनी में और हिटलर में यही हुआ था कि हिटलर वाज स्लोली ट्राइंग टू कैप्चर डिफरेंट टेरिटरीज एंड ही वाज सेइंग कि दिस इज द लास्ट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू, इसके बाद मैं आगे एक्सटेंड नहीं करूंगा। बट व्हाट ही डिड 1939 ऑनवर्ड, 36-37 ऑनवर्ड्स वो धीरे धीरे आपके जो बाकी की टेरिटरीज हैं उन सबको अटैक करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली 1 सितंबर को वो पोलैंड को भी अटैक करते हैं एंड यहां जाके आपके फ्रांस और यूके को ये रियलाइज होता है कि वी वर डूइंग अ मिस्टेक बाय गिविंग सर्टेन ओपनिंग्स टू द जर्मन चांसलर हिटलर। तो यहां पे इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सेम इज द केस हियर, 2015 में आप एग्रीमेंट कर देते हो, बट यहां पे 2014 से जो आपका प्रो रशियन सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है कहां पे, डोनबास रीजन में, डोनेस्क और लुहांस्क जो आपके रीजन है उसमें जो पर्टिकुलर आपका ये पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा है, इसको रशिया जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है और फाइनली ये अपना डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक क्रिएट कर देते हैं जिसको रशियन सपोर्ट होता है। 22 के अंदर में फरवरी 22 में पहले रशिया और यूक्रेन एक अपनी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करते हैं, नो लिमिट ट्रीटी साइन करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम दूसरे की पूरी हेल्प करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे रशिया जो होता है इसको यहाँ पे चाइना एक बड़ी सुपर पावर का सपोर्ट मिलता है एंड फाइनली वेरी सून रशिया स्टार्ट्स टू इन्वेड योर यूक्रेन। तो डोनेस्क रीजन में जाके वो अटैक करना स्टार्ट करता है एंड वी नाउ कि आज आपके 2 साल एटलीस्ट कंप्लीट हो चुके हैं आपके यहाँ पे और वेरी सून 3 years आर ऑल्सो गोइंग टू गेट कंप्लीटेड नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर में ही। तो यू कैन सी कि अभी तक ये वॉर कंटिन्यू चल रहा है। तो ये आपका रशिया यूक्रेन वॉर का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ कि आपको जो करना है। इसके बाद जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में कोई भी डिटेल आता है, जैसे कि इस बार आपकी एक पीस आपने एक पीस एग्रीमेंट या पीस नॉट पीस एग्रीमेंट बट आपने एक पीस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट करी थी जिसके अंदर में रशिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। इंडिया ऑल्सो वेंट देयर, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, बाकी मतलब हेड ऑफ द स्टेट या हाई लेवल पे नहीं, बट आप यू आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड देयर। बट इंडिया ने उसके जो फाइनल उसके का जो डिक्लेरेशन है उसको साइन भी नहीं किया था। सो अगेन आई वुड आस्क यू टू आंसर इट कि मैं किस पर्टिकुलर कंट्री की बात करता हूं जिसने रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर पे एक पीस समिट को होस्ट किया है। ओके, सो 2024 में जो आपकी पीस समिट होस्ट हुई है वो किस पर्टिकुलर कंट्री ने होस्ट करी है। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ओके, सो अब हम आज का स्टार्ट करते हैं दिन, आज की न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं। आई नो आज का कमेंट बॉक्स बहुत ही लंबा चला गया बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन टू हैव और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करा है। तो आज की भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ 2 कंट्रीज के बीच के ही डिस्प्यूट को लेकर, विच इज इंडिया और चाइना। बट द गुड न्यूज़ हियर इज कि यहाँ पर इंडिया चाइना ने एक ब्रेक थ्रू अचीव करा है कि यहाँ पे LAC में जो 2020 गलवान वैली क्लैश जो आपकी 15 जून, एग्जैक्टली डेट भी आपको पता होनी चाहिए गलवान वैली की, सिंपली बिकॉज आपके ही क्लैट
एग्जाम में आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है कि जो गलवान वैली क्लैश है वो किस पर्टिकुलर डेट को हुआ था। सो इट इज योर 15 जून 2020 पे गलवान वैली क्लैश होता है। उसके बाद में यहां पे LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है विच इज द डी फैक्टो बॉर्डर। डी फैक्टो बॉर्डर बेसिकली जो फैक्चुअली बॉर्डर है आपकी, डी जोर बॉर्डर नहीं, डी जोर बॉर्डर होती जब इंडिया चाइना दोनों एग्री कर जाते हैं। तो अभी आपकी डी फैक्टो बॉर्डर है वो है आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिकॉज दोनों का जो परसेप्शन है बॉर्डर का इट इज डिफरेंट। हिस्टोरिकली आपका जो चाइना है वो अलग बॉर्डर्स मानता है, इंडिया जो है वो अलग बॉर्डर्स मानता है। यू वुड सी दिस इन देयर मैप्स आल्सो। चाइना का मैप देखोगे तो बहुत सारा पोर्शन जो इंडिया का पोर्शन है वो चाइना उसको अपना पार्ट दिखाता है, और इंडिया बहुत सारे जो चाइना क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है, इंडिया उसे अपना पार्ट दिखाता है। तो हम मैप को भी फिर से गो थ्रू करेंगे, आई एम श्योर हम पहले भी ये सब कर चुके हैं। तो यहां पे इंडिया और चाइना ने LAC के ऊपर पे जो टेंशन है उसको ईज आउट करने के लिए एक एग्रीमेंट प्रॉपर एग्रीमेंट तो नहीं, उसके एग्रीमेंट को लेके डिस्कशन यहां पे स्टार्ट हो चुका है। देयर हैज बीन सर्टेन एग्रीमेंट कि हम किस चीज पे हमें एग्री करना है। ओके, सो यहां पे आपका बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हम एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए 1993 ऑनवर्ड्स वी डिसाइडेड कि हम बिना डिस्कशन के, बिना कोई मैकेनिज्म के अगर हम डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो उसका कभी रेजोल्यूशन नहीं आएगा। सो 1947 से ही आपका डिस्प्यूट चल रहा है। 62 में आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंडो चाइना वॉर विच इंडिया एक्चुअली लॉस्ट दैट पर्टिकुलर वॉर, उसके बाद में आपके जो इश्यूज थे वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे बॉर्डर डिस्प्यूट्स। बट स्लोली विद पासिंग ऑफ टाइम वी हैव डिसाइडेड कि वी हैव टू डू सर्टेन डिस्कशन आल्सो। सो पहला जो हमने मैकेनिज्म स्टैब्लिश करा था इट वाज इन द ईयर 1993 एंड वी साइंड अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। सो 1993 का जो इंडो चाइना एग्रीमेंट है, दिस इज द पर्टिकुलर एग्रीमेंट जिसके अंदर में इंडिया और चाइना ने एज ऑफ नाउ डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर लिया LAC को, डी फैक्टो कि यस दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। डी फैक्टो हमने एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा है कि वी डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू रिजॉल्व आवर बॉर्डर इश्यूज थ्रू नेगोशिएशन, यानी हम किसी कंफ्लिक्ट के थ्रू या एक दूसरे से फाइट करके रेजोल्यूशन नहीं निकालेंगे, हम प्रॉपर नेगोशिएशंस करेंगे एंड व्हाटएवर इज द सॉल्यूशन, जो भी रेजोल्यूशन आता है उसी के थ्रू हम हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को यहां पे सेटल डाउन करेंगे। इसके बाद 1996 में LAC पे कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, CBM जिनको हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेके भी हमने एक एग्रीमेंट साइन करा। व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि दोनों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम यहाँ पे टेरिटरी एक्वायर नहीं करेंगे। तो हमने आर्मी को लेके, मिलिट्री को लेके कि हम कहां तक डिप्लॉय करेंगे, हम वेपन्स लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। सो करंटली आपको गलवान वैली भी क्लैश भी याद हो तो वहां पे कुछ भी फायर वेपन याद नहीं हो तो फिस्ट फाइट और नाइफ और इन सब का यूज हुआ था, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ये डिसाइड किया गया था कि जब भी आप उस पर्टिकुलर रीजन को, उस बॉर्डर एरिया को पेट्रोल कर रहे हो, आप कोई भी वेपनरी को वहां पे यूज नहीं करोगे। सो इस वजह से ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में हमने ये सब भी डिसाइड करा था। 2005 में प्रोटोकॉल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो यहां से 2005 ऑनवर्ड जो आपके हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर रीजन के, वो दोनों के बीच में हमने हॉटलाइन स्टैब्लिश करी, सो दैट ऑल्दो गलवान वैली क्लैश भी आपका हुआ उसके बाद में भी, बट स्टिल कि अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट अरोज होता है या एकदम कंफ्लिक्ट लाइक सिचुएशन बिल्डअप होने का चांसेस दिखता है तो यहां पे दोनों बात करके इस चीज को सुलझा सकते हैं। इसके बाद 2012 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो इसको हमने और भी जो 2005 में प्रोटोकॉल लॉन्च किया था, जो एग्रीमेंट पहले करे थे, उसको हमने और ब्रॉडली और डिटेल में जाके डिस्कस किया। और करंटली आपकी जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को मीटिंग होती हैं वो WMCC 2012 में जो हुआ है उसी के बेसिस पे होती हैं। तो करंटली जो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं WMCC का, इट बिगेन इन द ईयर 2012। तो ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और करंटली कौन सा मैकेनिज्म है, दिस इज द WMCC मैकेनिज्म व्हिच वाज डिसाइडेड इन 2012, जिसके बेसिस पे हम करते हैं। 2013 में हमने एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन करा है। अगेन फॉर क्लैट एग्जाम, फॉर ALED एग्जामिनेशन, यू डू नॉट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ द एग्रीमेंट, बट यू नीड टू नो कि भाई सबसे पहले कब एग्रीमेंट करा था, 93 में करा था। LAC रिकॉग्नाइज आपने 93 में करी है डी फैक्टो। उसके बाद जो करंट मैकेनिज्म है दैट इज द WMCC, ये कब स्टार्ट हुआ था, 2012 में हुआ था। और सबसे लेटेस्ट एग्रीमेंट कब हुआ है, तो 2013 के अंदर में आपका
बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। सो दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आज आपकी ब्रिक्स समिट हो रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी और आपके जी जिनपिंग जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन दोनों के बीच में मीटिंग हो सकती है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब 2013 के बाद 2024 में जाके आपका कोई नया बॉर्डर डिस्प्यूट एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हो जाए। तो इस वजह से न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। ऑल्दो आई नो न्यूज़पेपर रीडिंग के अलावा यहाँ पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि ऑल्दो मैं खुद ये एनालिसिस कर रहा हूँ, बट आई स्टिल वांट कि आप खुद भी न्यूज़पेपर रीडिंग करें, बिकॉज वो सारे पोर्शंस के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, आपका जो इंडिया चाइना बॉर्डर या इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हमने अलग अलग डिवाइस करे हुए हैं। इसके बाद हम एक बार मैप जरूर देखेंगे कि आपके बेसिकली प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो आपकी चाइना के साथ बॉर्डर टच करती हैं, स्टेट्स एंड यूटीज। सो अगेन द स्टेट्स आर, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, एक आपका सिक्किम हो जाएगा, यहाँ पे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, एंड इंटरेस्टिंगली हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं जम्मू कश्मीर की बॉर्डर अब चाइना से टच नहीं होती है। इट इज लद्दाख जिसकी बॉर्डर जो है चाहे पीओके हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे अब लद्दाख है जहां पे आपकी चाइना से बॉर्डर टच होती है। तो एक तो यूनियन टेरिटरी हो जाएगा और आपकी 1 2 3 4 स्टेट्स हैं। देयर आर 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी जिनकी बॉर्डर टच होती है। यू शुड नो द लेंथ ऑल्सो, 3488 किलोमीटर is the length of India China border. Why I am telling you the length also, because ये क्वेश्चन भी आपका 1 साल 2 साल पहले 3 साल पहले आपके एग्जाम के अंदर में क्लैट के अंदर में पूछा जा चुका है। सो दीज आर द स्टेट जो आपकी बॉर्डर टच करती हैं। तो आपका जो डिस्प्यूट है मेजरली, एक तो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश है जो आपका साउथ तिब्बत का पार्ट मानता है और पूरा अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। इसके अलावा सिक्किम और भूटान के बीच में भी यहाँ पर भी आपके कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे डोकलाम जो करके रीजन है, यहाँ पर भी आपका स्टैंड ऑफ हुआ था। और डोकलाम इज बेसिकली इन भूटान, बट सिक्किम और भूटान पे भी इधर भी आपका जो चाइना है वो क्लेम करता है रीजन को। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम आपको इस लद्दाख वाले रीजन में होती है। सो हियर यू कैन सी एक्चुअली कि आपका जो मैप है वहां पे डिस्प्यूट कहां पे आता है, इस मैप में देख लेते हैं हम। यहाँ पे आपका जो ये वाला ईयर कह सकते हैं, ये जो 2 ईयर्स बनते हैं आपके इंडिया के, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है अक्साई चीन वाला पार्ट, यहाँ पे जो इनर लाइन की बॉर्डर है, दिस इज योर LAC। इस पर्टिकुलर मैप में आप ये देखेंगे, दिस इज द LAC, यहाँ पे LAC होता है, दिस इज द LAC। ये पूरा जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला पोर्शन है जो आपका अक्साई चीन है और अभी चीन के कंट्रोल में है, और यहाँ पे आपका LAC होता है। इंडिया जो है इस पर्टिकुलर बॉर्डर को, जो आउटर बॉर्डर है, इसको अपनी बॉर्डर मानता है, इंडिया चाइना बॉर्डर मानता है। डी जोर बॉर्डर तो वही है, और करंटली जो चाइना है वो इस पर्टिकुलर बॉर्डर और मोर ओवर ये इसके अंदर में भी पर्टिकुलर रीजन्स को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पे जो अभी आपकी पर्टिकुलर स्कर्मिशेस हुई हैं आपकी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में, इफ यू विल look at them at properly, you would find out कि यहाँ पे जो LAC है, LAC के अंदर आके जो डेप्सांग प्लेन्स हैं, डेप्सांग लाज करके जो जगह है जहाँ पे आपकी ये लास्ट फाइट हुई थी, वो अक्साई चीन की बॉर्डर LAC के इस साइड में पड़ता है। इसलिए आपके अपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि यहाँ पे कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स हैं जो चाइना ने अपने अंडर में करे हैं। तो देप्सांग ला है, यहाँ पे चुसुल करके एक जगह है, ठीक है, ये सब है। और डेमचोक जो है वो आपका बहुत ही यहां करीब पड़ता है, जो भी आपका एक्चुअल में LAC के इस साइड का रीजन है। तो यू कैन सी कि इंडिया ने LAC को क्रॉस करके कुछ भी ऐसा गलत हरकत नहीं करी है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर रीजन है जो LAC के बिल्कुल पास में पड़ता है, जहां पे चाइना ने अपना इस टाइप से ऑक्यूपेशन करा हुआ है। सो ऑल्दो एक्चुअल ऑक्यूपेशन नहीं है, बिकॉज अब हमने डिसाइड ही करा है कि 2020 में जो कंडीशन थी, विच मीन्स कि जितने भी जो LAC के उस साइड में इनके पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे वहां तक वो जाएंगे, और बीच में इस साइड के जो पॉइंट्स थे वहां पे इंडिया जाएगा। बीच में हमने एक बफर जोन क्रिएट करा था, अब उस बफर जोन को हम खत्म कर देंगे, और जहां तक इंडिया पहले जा सकता है 2020 तक, तो पेट्रोल पॉइंट्स के नाम दिए हुए हैं, वहां तक इंडिया जा पाएगा। और जो चाइनीज लोग भी हैं जो उनके पेट्रोलिंग पॉइंट वो 2020 तक विजिट कर सकते थे, वो पॉइंट्स अब वहां पे चाइना भी विजिट कर पाएगा। सो करंटली इस पर्टिकुलर केस के अंदर में हमने यहां पे एक सॉल्यूशन पाया है। सो अब 2 क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चाइना के अंदर में तिब्बत का नाम क्या है? What is the name of Tibet in China? And the second question which I would like to ask you is कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसका चाइनीज नेम क्या है? आई नो ये कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं, बट आई एम श्योर
आपको लग रहा होगा, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये आंसर अब भी याद नहीं होगा, बिकॉज दिस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तिब्बत का चाइनीज नेम क्या है, मोर ओवर अरुणाचल प्रदेश का चाइनीज नेम क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक स्मॉल आपका एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर। आई एम श्योर मैकमोहन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, जॉनसन लाइन ये भी आपको पता होंगी, ओके। तो ये है इंडिया चाइना बॉर्डर के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। लॉस फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डू नॉट ब्रीच सेक्युलरिज्म। तो यहां पे एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हेयरिंग चल रही है एंड ये हेयरिंग डील करती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक स्पेसिफिक जजमेंट को लेकर, जो पर्टिकुलर जजमेंट आपका इसी साल आया था और उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट ऑफ 2004 को यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट पे स्टे लगा दिया कि यहां पे आपको इसको यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का यहां पे रिपरकशन क्या होता कि आपके जितने भी मदरसा जो आपके ओपन है वो सारे के सारे क्लोज डाउन हो जाते हैं एंड दिस वुड हैव बीन अ सेटबैक टू स्टूडेंट जो इन पर्टिकुलर मदरसास में एजुकेशन ले रहे हैं। ऑब्वियसली इट इज स्टिल कंट्रोवर्शियल कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट यूपी मदरसा एक्ट नहीं बट यूपी मदरसास की कुछ पावर जो है या जिस टाइप का वो करिकुलम रन करते हैं, जिस टाइप की वो डिग्री देते हैं, उनको यहाँ पे इलीगल डिक्लेयर कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे, बिकॉज यहाँ पे शायद यूजीसी एक्ट अलग अलग एक्ट्स का वायलेशन है। सो व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर आर्गुमेंट ये भी आया था, नॉट मेंशन इन द न्यूज, कि आपके जो मदरसाज हैं ये जो मदरसा एक्ट के थ्रू ये लोग डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं और इंडिया में सिर्फ यूजीसी या यूजीसी एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं वही आपकी डिग्रीज को प्रोवाइड कर सकते हैं और मदरसास जो एक्ट के अंदर में मदरसास हैं ये एफिलिएटेड नहीं है यूजीसी की, तो ये डिग्री प्रोवाइड नहीं कर सकती हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि इन्होंने जो डिग्रीज भी प्रोवाइड करी हैं वो भी आपकी अब इलीगल या इनवैलिड डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाए। सो वो वी नेवर नो कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है, बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करी है, प्रोबेबली जो फाइनली भी ये हेल्ड डाउन करेंगे। तो यहां पे आपके जो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस जो इस पर्टिकुलर बेंच को हेड कर रहे हैं, उन्होंने पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि अगर इस टाइप के एक्ट्स बनाए जाते हैं, ये जो एक्ट्स हैं ये इप्सो फैक्टो का मतलब होता है बाय द फैक्ट सेल्फ, कि जस्ट बिकॉज ऐसी इंस्टीट्यूशन बना दी है या ऐसा एक्ट बना दिया है तो ये सेक्युलरिज्म को ब्रीच करता है। दिस इज नॉट द केस, विच मीन्स कि यहां पे जस्ट बिकॉज आप पर्टिकुलर रिलीजन के लिए कोई एक्ट बनाते हो, इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, तो ये सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है कि सारे रिलीजन इक्वल्स हैं, अगर आप रेगुलेट करोगे सबको करोगे, अगर नहीं करते हो या किसी को कुछ ऑटोनॉमी देते हो सबको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये था कि आपने सिर्फ मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे उनके लिए एक्ट बनाया, बाकियों के लिए तो कोई एक्ट ही नहीं होता, इस टाइप से रेगुलेशन ही नहीं होता। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है, कोर्ट ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है कि अगर आप इस टाइप से एक्ट बनाते हो तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए भी इस टाइप से लॉस बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट्स का एक्ट का यहाँ पे हवाला दिया। उन्होंने बोला कि हिंदू रिलीजन के टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए, उस टाइप के ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए भी आपने एक पर्टिकुलर लॉ बनाया है, बाकियों के लिए तो नहीं है, तो ये चीज अलाउ होती है। मोर ओवर यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने नोट डाउन करा है कि आपके जो मदरसाज होते हैं, ये सब होते हैं, इनके पास में राइट प्रोटेक्टेड है आपका आर्टिकल 29 और 30 के अंदर में, वहां पर भी इनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने का भी राइट होता है। सो यू शुड नो दिस कि 29-30 के अंदर में इनको सेक्युलरिज्म के अंदर में ही हमने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अलग से एडमिनिस्ट्रेशन करने का राइट दिया हुआ है। फिर यहां पे एक आर्गुमेंट क्या चल रहा है कि आर्टिकल 28 ये कहता है कि जहां पे भी फुल्ली गवर्नमेंट फंडिंग होती है, जहां पे फुली गवर्नमेंट फंड्स होते हैं, वहां पे कोई भी आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कुड बी प्रोवाइडेड। तो ये पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट जो ये एक सामने से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि यस दिस इज द केस कि आर्टिकल 28 में इट इज प्रोवाइडेड कि जहां पे फुली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस होंगे वहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं या फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। तो आप मदरसा में जो फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट है उनके अंदर में आप इस टाइप से कैसे दे सकते हो। सो दिस वुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड
आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पेटिशनर साइड कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई फुली गवर्नमेंट फंडेड है तो आप रिलीज इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, मदरसा फुली फंडेड है आपके तो आप रिलीज इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हो। सो वी हैव टू वेट फॉर द जजमेंट टू नो द आंसर टू दिस ऑल्सो। अभी हमारे पास का आंसर नहीं है, बट आर्टिकल 28 में सच में फुली गवर्नमेंट अगर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रिलीज इंस्ट्रक्शन दे ही नहीं सकते। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि आप दे दीजिए किसी को अटेंड करना है या नहीं करना है। फुली गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में कोई भी रिलीज इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। बट द कोर्ट इज ट्राइंग टू फाइंड अ मिडिल सॉल्यूशन, मिडिल ग्राउंड, कि यहाँ पे मे बी कोर्ट इस तरह से डिसाइड कर सकता है कि रिलीज इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं और फुली फंडेड नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट फंडिंग भी आती है तो पूरा टोटल डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे रिलीज इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बट आप किसी को फोर्स नहीं करोगे, कोर्स नहीं करोगे। मोर ओवर मदरसाज अपने करिकुलम को यहाँ पे बेटर कर सकते हैं बाय मेकिंग द स्टडीज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स कंपल्सरी एंड मेकिंग योर रिलीजियस स्टडीज जो है वो आप परमानेंट मैंडेटरी या आप उनको ऑप्शनल रख सकते हो। तो इस तरीके से शायद सुप्रीम कोर्ट एक मिडिल ग्राउंड फाइंड करने का ट्राई करेगा। सो इसका फाइनल आंसर क्या होता है ये तो जब पूरा जजमेंट आएगा तभी आएगा, बट एटलीस्ट नाउ वी नो दिस कि आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग से लॉस बना सकते हो और वो सेक्युलरिज्म का ब्रीच नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, एनआई बिगिंस प्रोब इनटू कश्मीर अटैक मिलिटेंट्स इल्यूसिव। तो आपकी एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मोर करके आपका एक टनल को आप वहां पे कंस्ट्रक्ट कर रही है एंड वहां पे एक आपका टेररिस्ट अटैक होता है। उस टेररिस्ट अटैक के अंदर में आपके 7 जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं वहां पे उनको मार दिया जाता है। तो इस वजह से फिर से आपका जो एनआईए है जो बेसिकली काउंटर टेररिज्म की आपकी नोडल बॉडी है, जो मेन बॉडी है जो इस टाइप के केसेस को इन्वेस्टिगेट करती है, फिर से न्यूज में आई है। सो पहले हमें एक बार जो मोर टनल है इसके बारे में कुछ रीड कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है। सो यू शुड नो कि जो मोर टनल है ये श्रीनगर ले हाईवे NH1। सो यू शुड नो NH1 क्या है, श्रीनगर ले हाईवे है। ये पर्टिकुलर टनल इस श्रीनगर ले हाईवे को श्रीनगर और ले को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है और ये जो पर्टिकुलर जे मोर टनल जो है ये आपका कंगन टाउन जो है इसको कनेक्ट करेगा टू सोनमर्ग इन योर कश्मीर। तो कंगन टाउन को सोनमर्ग से कनेक्ट करेगा और ये टनल्स कंस्ट्रक्शन इसलिए आपका जरूरी है बिकॉज जो आपका श्रीनगर ले हाईवे है, बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल इन द विंटर टाइम, ये पर्टिकुलर हाईवे जो होता है ये पूरा 2-3 महीने के लिए ब्लॉक रहता है। देयर इज NH1 एंड देयर इज अनदर NH3 जो आपका वेरी फेमस आपका जो मनाली ले हाईवे है, मनाली ले हाईवे जो बाइक एंथुसियास्ट होते हैं उस पर्टिकुलर हाईवे बहुत जाते हैं, दैट इज NH3। ये दोनों के दोनों जो आपके नेशनल हाईवे से दोनों ही ब्लॉक हो जाते हैं आपके विंटर मंथ्स में और यहाँ पे आपकी जो आर्मी होती है लद्दाख में, लेह के अंदर में और आपके बॉर्डर एरियाज में, दे बिकम डिपेंडेंट ऑन एयर ट्रांसपोर्ट। तो सब कुछ जो भी उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है वो बाय एयर ही होता है। तो यहाँ पे हम एक जोजिला टनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 14 किलोमीटर लॉन्ग है। जे मोर टनल इन इटसेल्फ इज 6 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, 6 किलोमीटर लॉन्ग आपका जे मोर टनल है जिसमें 14 किलोमीटर जोजिला टनल पूरा प्रोजेक्ट है। और जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है यही वो प्रोजेक्ट है जिसमें हम मेजरली श्रीनगर ले हाईवे को ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। Okay, so Zojila tunnel जो है this has been created, this is being constructed because Zojila tunnel जो है ये all weather connectivity provide करेगा between श्रीनगर, कारगिल and लेह on NH1। तो आपका श्रीनगर, कारगिल और जो लेह है इन तीनों को NH1 के ऊपर पे ये all weather connectivity provide करेगा। So इस वजह से जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जे मोर टनल जो है ये इसी का ही एक सब पार्ट है जहां पे ये पर्टिकुलर अटैक हुआ है। तो जोजिला विल कनेक्ट सोनमर्ग इन कश्मीर टू द्रास इन लद्दाख। तो पूरा जोजिला जो है ये अब कश्मीर को कनेक्ट कर देगा लद्दाख के साथ। तो अब आपके पास में NH1 NH3 जो एटलीस्ट NH1 जो है ये आपका विंटर मंथ्स में भी आपका जो 12 मंथ्स होते हैं पूरे के पूरे टोटल उस टाइम में ये ओपन रहेगा। व्हाई इट इज कॉल्ड एज जे, तो ये जो पर्टिकुलर टनल बनाया जा रहा है इसके पास में जो रोड है वो बिल्कुल जे शेप की है और इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोड टू ट्रैवल थ्रू बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाइट, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है और साइड में आपके हर जगह पे आप देखोगे तो आपकी ऐसे खाइयां होती है जहां पे आपकी जो बसेज हैं या आपके जो व्हीकल्स हैं वो आपके फॉल डाउन कर सकते हैं और लैंडस्लाइड प्रोन एरिया भी था। सो जो टनल है ये आपका ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा यहाँ पे।
ओके तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर अटैक हुआ है और इस अटैक के बाद अब एनआईए है जो एक्टिव हो चुकी है। एनआईए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके जो मुंबई अटैक्स हुए थे अजमल कसाब और ये सब टेररिस्ट जो सी रूट के थ्रू आपके मुंबई में एंटर करते हैं और यहाँ पे बहुत सारा कैजुअलिटीज कॉज करी जाती है। 2008 के अटैक के बाद वी रियलाइज ऑल्सो कि हमारे पास भी एक डेडिकेटेडली काउंटर टेररिज्म को इन्फोर्स करने के लिए, काउंटर टेररिज्म लॉ को इन्फोर्स करने के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई इन द ईयर 2008 इटसेल्फ आपके नवंबर में अटैक होता है, दिसंबर 31 को हम एनआईए को क्रिएट कर देते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर में, एंड दिस इज अ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो आपके जो काउंटर टेररिज्म के एक्ट होते हैं, आर्म्स डीलिंग होते हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, इन सब में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोर ओवर इसका जुरिस्डिक्शन हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे इंडियन करेंसी का केस हो और आपके जो इन्फिल्ट्रेशन के केसेस होते हैं और इसके अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब भी अगर कोई इश्यू क्रिएट होता है तो उन सब चीजों के अंदर में एनआईए को हमने ऑल पावरफुल बॉडी क्रिएट करा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करती है और इसके पास में फुल पावर होती है कि विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के स्टेट्स में जाके किसी के साथ भी यहां पे इस तरह से जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ओके सो दिस इज योर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर एनआईए ऑल्सो। नेक्स्ट पे आते हैं, हिंदू के न्यूज है ये, सेक्युलरिज्म इज अ कोर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पे एक बहुत ही फेमस केस चल रहा है, आपका बहुत पुराना केस है ये, अश्वनी उपाध्याय सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर में यहां पे जो पेटिशनर है ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि आपका जो प्रियम्बल है, आपका जो प्रियम्बल है उसमें जो नेचर ऑफ इंडिया बताया, नेचर ऑफ पॉलिटी बताया हुआ है, उसके अंदर में सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा हुआ है। बट जो आपका सोशलिज्म है और ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, दीज वर नॉट एडेड इनटू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इंटीग्रिटी भी वर्ड है, डिग्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी वर्ड भी आपका ओरिजिनल पार्ट में नहीं था। सो ये तीन जो वर्ड है आपके सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये आपने लेटर ऑन ऐड करे हैं बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो ये बाद में आपने ऐड करे हैं और ये पर्टिकुलर जो आपने वर्ड्स भी ऐड करे हैं ये आपने एक अनपार्लियामेंट्री वे में इमरजेंसी के टाइम में करे थे, जहां पे आपके अपोजिशन लीडर्स एक्सेट्रा के पास में प्रॉपर से की कोई से करने की कोई यहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी और आपने अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इन पर्टिकुलर वर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करा है। तो यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी करी है, यहां पे टिप्पणी क्या करी है कि ये जो सेक्युलरिज्म वर्ड है ये आपका बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इट डज नॉट मैटर कि ये यहाँ पे वर्ड्स एडेड हैं या नहीं है, बिकॉज सेक्युलरिज्म जो है ये कोर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये मैटर ही नहीं करता है कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म को हम ऐड करते हैं नहीं करते। मोर ओवर सोशलिज्म को भी यहाँ पे ऐसे आर्ग्यू करा गया कि सोशलिज्म इज अगेंस्ट पर्सनल लिबर्टी और आपके इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट में जाता है, या कि हम सिर्फ सोसाइटी को यहाँ पे सुपीरियर मानते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा कि सोशलिज्म जो आप जो डेफिनेशन दे रहे हो वो मे बी वेस्टर्न कंसेप्ट या वेस्टर्न डेफिनेशन हो सकती है सोशलिज्म की। यहाँ पे सोशलिज्म का मतलब होता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। For us it means equal opportunities। तो यहाँ पे they said कि सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म जो आपके प्रियम्बल में है वर्ड्स, they are not antithesis to the preamble और they are not antithesis to the concept of constitutionalism। जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट में नहीं जाता है, तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपके ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो करंटली आपकी हियरिंग कंटिन्यू हो रही है, बट यहाँ पे वी कैन सी कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो किस साइड में जा रहा है कि जो दो वर्ड्स हैं आपके बाद में ऐड करे गए हैं, ऑल्दो maybe they might have been undemocratic, but आपकी जो फ्यूचर पार्लियामेंट है अगर वो चाहती तो उसको रिप्लेस कर सकती थी, बट दे डिसाइडेड टू कंटिन्यू विद द एडिशन ऑफ दीज 3 वर्ड्स एंड दे डिड नॉट रिमूव इट। 78 में आपने बाकी वर्ड्स रिमूव करे थे, बहुत सारे चेंजेस करे थे आपने, बट स्टिल यू स्टक विद दीज पर्टिकुलर वर्ड्स। तो प्रोबेबली दीज वर्ड्स आर गोइंग टू बी देयर इन द प्रियम्बल नाउ ऑल्सो। Okay, so this is what is happening in the Supreme Court. Let's wait for the judgment also, but ये एक करंट आपकी अपडेट हो जाएगी। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप हिंदू रीड करते हैं तो प्लीज इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आपको रीड करना है।
ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट गिव्स राधाकृष्णन लेड कमेटी 2 वीक्स मोर टू फाइल नीट ओवरहॉल रिपोर्ट। सो इफ यू रिमेंबर 2004 का जो नीट का यूजी एग्जाम था, इसके अंदर में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। मेजरली देयर वर मेनी एलिगेशन कि देयर हैज बीन अ पेपर लीक, देयर हैज बीन मेनी डिस्क्रिपेंसीज इन कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट इवन इट वाज रिपोर्टेड एट सर्टेन प्लेसेस इन इंडिया दैट योर दीज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर्स वर बीन टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ ई रिक्शा, और दिस वाज वेरी इजी कि अगर कोई पर्सन वहां से उस पेपर को वहां पे यूज करना चाहता या वहां से कुछ इधर से उधर करना चाहता तो इट वुड हैव बीन अ वेरी इजी टास्क। तो इस वजह से आपका जो 24 का नीट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल तो नहीं करा, बट उसके बाद यहां पे उसने पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने के लिए रिकमेंड करा कि यू हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर कमिटी। तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट रिफॉर्म्स कमिटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन जो है वो आपके इसरो के फॉर्मर चीज, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और इनको अभी यहां पे 2 हफ्ते का टाइम और दिया है कि आप 2 हफ्ते और आपको मिल रहे हैं, 2 वीक्स के अंदर में आपको हमें एक फाइनल रिपोर्ट देनी है कि नीट का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में जाके कभी भी इस टाइप की कोई सिचुएशन अराइज ना हो जहां पे इतने लाख स्टूडेंट, 24-25 लाख स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है जिस एग्जाम पे डिपेंड होता है, यहां पे इस टाइप का कोई भी इशू आगे क्रिएट ना हो। तो दिस इज द बैकग्राउंड। जो नीट है ये कंडक्ट करा जाता है बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो 2017 में आपने क्रिएट करी थी, और वी हैड क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर बॉडी सो दैट जितने भी आपके ये ऑल इंडिया लेवल के इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं वो एक प्रोफेशनल बॉडी क्रिएट करे। बट इट हैज फॉल्टेड इन इट्स फर्स्ट एग्जामिनेशन इटसेल्फ, नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट बट इट्स फर्स्ट बिग एग्जामिनेशन जो उसने नीट 24 का कंडक्ट कराया। एंड आपके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको कई बार इसको स्कोल्डिंग भी दी है, एक हार्ड स्कोल्डिंग दी है, रैप करा है कि एनटीए जो है इसने इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट नहीं कराया, और बार बार अपना जो स्टांस है आपके सुप्रीम कोर्ट में उसको भी बहुत बार चेंज कराया। तो यहाँ पे दे हैव सेड कि एनटीए के अंदर में हम क्या क्या चेंजेस करते हैं वो भी रिक्वायर्ड है। बट एज ऑफ नाउ एनटीए जो है वो 2017 में स्टैब्लिश करी गई थी। रिमेंबर इट्स अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो इसका नेचर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ सोसाइटी, जो जैसे बाकी सोसाइटीज होती हैं वैसे ये भी एक सोसाइटी है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और सेल्फ सस्टेन है, मतलब इसको गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, नो गवर्नमेंट फंडिंग। सो आप जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करा रहे हैं उसके लिए जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो आपको खर्चा लगेगा वो आपको खुद को ही सस्टेन करना है। सो इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी, सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन हायर एजुकेशन। सो 12th के बाद जो यूजुअली एग्जामिनेशंस होते हैं और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं, आगे जाके डॉक्टोरल एग्जाम जो होंगे वो सब एग्जामिनेशन आपका एनडीए कंडक्ट कराएगा। एनटीए कौन चेयर करता है? सो इट्स यूजुअली एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर जो एजुकेशन होगा वो यहाँ पे एक एजुकेशनिस्ट को अपॉइंट करा जाएगा। इसके अलावा देयर वुड ऑल्सो बी अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल होगा इस पर्टिकुलर बॉडी का। एंड इसके अलावा देयर इज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑल्सो। तो जितने भी पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में इंडक्ट करेंगी, उन सबके जो गवर्नर्स होंगे वो इसके मेंबर्स की तरह वर्क करेंगे फ्रॉम यूजर इंस्टीट्यूशन। तो जो भी इस एनटीए के एग्जाम्स को यूज कर रहा है, नीट के एग्जाम होगा तो उसका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उस नीट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज इस पर्टिकुलर एग्जाम को यूज कर रही हैं वो सब इसके अंदर में मेंबर्स की तरह इन्वॉल्व होंगे। ओके, सो यहाँ पे अपडेट क्या है, ये सब हम पहले कर चुके हैं। अपडेट इज कि नीट रिफॉर्म्स कमेटी के हेड है के राधाकृष्णन, जिनको 2 वीक्स का टाइम मिला है। और नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका एक एनवायरमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यू, वर्ल्ड लेग्स ऑन 2030 नेचर गोल्स एज COP16 टॉक्स बिगिन। तो अगेन इस बार की COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को लेकर, सो रिमेंबर COP जो होती है सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं होती है, आपके 2 और कन्वेंशन है। एक तो है आपका कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और एक आपका डेजर्टिफिकेशन का भी है। सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो तीनों मैंने आपको अभी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन बताए, 2 तो मैंने आपको पूरे बता दिए, तीसरा मैंने हिंट भी दे दिया है। तीसरे का नाम क्या है एक तो कन्वेंशन का, और ये तीनों कन्वेंशन हमने कब अडॉप्ट किए थे, व्हेन वर दे अडॉप्टेड।
कब अडॉप्ट किए थे, कहां से अडॉप्ट किए थे, ये सब आप आंसर कर सकते हो। सो COP16 जो है वो इस बार आपकी पहली बार कैली आपकी कोलंबिया में कंडक्ट करी जा रही है। कोलंबिया जो है इट्स अ वेरी रिच बायोडाइवर्स रिच कंट्री है आपकी। ये आपके जो ट्रॉपिकल रीजन है, आपका इक्वेटोरियल रीजन में फॉल करता है। यहाँ पे आपके अमेजोन फॉरेस्ट है, उसके भी ब्राजील से लेके यहाँ तक कोलंबिया तक आपका वो फैला हुआ है। और ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस है 16, ये आज से आपकी वहां स्टार्ट हो रही है। तो ये जो इसके जो आउटकम होंगे दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसको हम यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। रिमेंबर दिस कि जो ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी या यूएन बायोडाइवर्सिटी समिट है, ये आपकी हर साल नहीं, इट्स नॉट एन एनुअल, इट्स अ बाय एनुअल इवेंट। तो 2 साल में एक बार होता है। पिछला जो COP15 हुआ था वो आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था 2022 में, तो अब 2024 में हो रहा है। और इसका आउटकम कहा था, आउटकम था अडॉप्शन ऑफ द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो आपने यहाँ पे कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को यहाँ पे अडॉप्ट किया था। एंड इसके अंदर में आपने कुछ पर्टिकुलर गोल डिसाइड करे थे, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट गोल था 30/30। एंड द गोल वाज वेरी सिंपल कि हमें 30% ऑफ जो वर्ल्ड की लैंड है और ओशंस हैं उनको कंजर्व करना है बाय 2030। सो 2030 तक 30% वर्ल्ड का लैंड और ओशन जो है उस पे जो बायोडाइवर्सिटी उसको हमें कंजर्व करना है। इसके अलावा वी वांटेड टू क्रिएट अ फंड आल्सो कि ये जो पर्टिकुलर कंजर्वेशन है या इसके अलावा कोई कंजर्वेशन है उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी। तो हमने यहाँ पे एक GBF फंड भी क्रिएट करा है, GBF फंड भी क्रिएट करा है विच इज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसको क्रिएट करा गया है जो पार्ट होगा आपका GEF का। सो आपका एक ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी करके ये भी एक फंड ही है। इसके अंदर में एक सब फंड होगा जो सिर्फ और सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए ही पैसा यूज करा जाएगा। तो ये 2 आउटकम थे आपके COP15 के जो पिछली साल हुए। COP16 जो है वो इस साल होगी। लेट्स वेट। और अभी आपकी से समिट स्टार्ट हो रही है, 5-6 दिन में समिट कंप्लीट हो जाएगी। सो वी विल हैव एन आंसर आल्सो कि इसका क्या आउटकम रहता है। ओके Okay, so with this we are done for today's news analysis. Again, if you have any doubts, any feedback, any questions, you can ask in the comment box. I'll try to answer it. And that's it from my side for today. Thank you and have a very nice day.